नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सभी आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज एक हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्राचीन काल में झारखंड। तो अंत तक बने रहिएगा। इसमें हम देखेंगे प्राचीन काल में झारखंड जो था 4 कालखंड में बांटकर, और इससे जितना भी इम्पोर्टेंट टर्म है वो सब सारे के बारे में एक एक करके डिस्क्राइब कर दिए गए हैं। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, इस तरह का वीडियो पाने के लिए। और आप लोगों का हर झारखंड का जितने भी एग्ज़ाम है वो सब सारे में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है प्राचीन काल को जो है प्राचीन काल को 4 कालखंडों में बांटा गया है। कौन कौन सा कालखंड है? तो ये मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। ये चारों कालखंड के बारे में एक एक करके हम देखने वाले हैं, तो बने रहिए। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम देखेंगे मौर्य काल, है ना। तो देखते हैं मौर्य काल के बारे में। मौर्य काल में यहाँ पर एक थोड़ा सा बतला देते हैं कि मगध जो था, मगध एक राजधानी था जो कि बहुत बड़ा साम्राज्य का राजधानी था। वहाँ से भारत के दक्षिण की ओर जाने का एक व्यापारिक मार्ग था, जिसके चलते झारखंड का जो है ना अपना राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व था उस टाइम, है ना। अब हम देखते हैं इस काल में जो है कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या था। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार झारखंड को कुक्कुट देश के नाम से इंगित किया गया है। यहाँ पर याद रखना है कुक्कुट और कुक्कुट देश, है ना, ये दो नाम से इंगित किया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। आगे देखें, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने आटविक नामक एक पदाधिकारी नियुक्त किया था, जिसका उद्देश्य क्या था आटविक नामक पदाधिकारी का, कि उसका उद्देश्य था जनजातियों जो था झारखंड का जनजातियों पर नियंत्रण करना और सैनिक के लिए जो है जनजातियों को तैयार करना, ये काम था सेना में शामिल करने के लिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कौटिल्य ने लिखा है कि इंद्र नामक नदियाँ, ठीक है, अभी इंद्र नामक नदियाँ से जो है हीरे प्राप्त होता था। और अभी जो है इंद्र नामक नदी जो है वो शंख, और ईब नदी जो है इसका इलाका था, जिसके चलते शंख नदी का हम जानते हैं एक हीरादह जगह से वहाँ पर बोला जाता था कि हीरे का यहाँ पर हीरा प्राप्त होता था, जिसके चलते उस जगह को हीरादह रख दिया गया है नाम। वहाँ पर देखिएगा दोस्तों एक पर्यटन प्लेस भी है हीरादह। वहाँ पर जो है ना इतना, यानी कि पत्थर का कटा हुआ है, जैसे घड़ा रहता है ना, घड़ा के अंदर आकृति, वैसे ही पत्थर का आकृति भी पूरा एकदम गोल गोल कटा हुआ है, जिसके चलते वहाँ पर जो देखने जाते हैं वहाँ पर या घूमने जाते हैं वो लोग थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। हम तो गए हैं, देखे हैं, इसीलिए बतला दे रहे हैं। वहाँ पर इस तरह का होता है, तो जाके देखिए, लेकिन सतर्क से रहिएगा। आगे हम देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग के लिए झारखंड से हाथी मंगाया जाता था। यहाँ पर देखिए झारखंड से अधिकतर देखें तो हम लोग यहाँ पर हम लोग प्राचीन काल पढ़ रहे हैं ना, मध्यकाल में भी देखेंगे तो झारखंड से हाथी वगैरह मंगाया जाता था। हाथी प्रमुख था यहाँ झारखंड का। यही यहाँ का हाथी जो है मुस्लिम शासकों ने भी मंगाने का या फिर हासिल करने के लिए यहाँ पर आक्रमण भी किया था। तो ये सब रहेगा। ठीक है, आगे हम देखें। तो आगे है अशोक। ठीक है, थोड़ा सा अशोक के बारे में देख लेते हैं। तो अशोक हम लोग देखेंगे तो अशोक यहाँ पर इनका जानकारी मिलेगा। तो 13वीं शिलालेख, झारखंड का 13वीं सदी का शिलालेख में है झारखंड की जानकारी मिलती है। और जिसमें क्या मिलेगा, आटव या फिर अटाविक प्रदेश इस तरह से रहेगा, जो कि बघेलखंड भी था।
है ना। और इसमें झारखंड का क्षेत्र भी शामिल था। ठीक है, आठवीं आटो प्रदेश जो था वो बघेलखंड उड़ीसा तक, है ना। बघेलखंड यहाँ पर उड़ीसा का जो समुद्र तट है वहाँ पर, यहाँ इसका इलाका था। ठीक है, जिसमें से झारखंड भी था इसमें। आगे देख लेते हैं, अशोक का झारखंड पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण था अशोक का। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, अशोक जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी थे, इसीलिए इन्होंने झारखंड के जनजातियों को धम्म की नीति, है ना, अशोक जो है धम्म की नीति मानने को कहा था। जिससे क्या है कि जो धम्म की नीति मानेगा वो क्या है कि परलोक या फिर लोक प्राप्त कर सके, यानी कि आत्मा को मुक्ति देने के लिए परलोक प्राप्त कर सके, वो बोला जाता है ना, वो चीज़ प्राप्त कर सके, धम्म की नीति मानने से बोले गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, झारखंड में जो है अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हेतु रक्षित नामक अधिकारी को भेजा था। तो अगर पूछेगा कि झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार है तो अशोक ने किन्हें भेजा था, तो जो ऑप्शन में रहेगा रक्षित, उसी को आप क्या मार दीजिएगा, टिक मार दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए हम मौर्य काल। ठीक है, तो मौर्य काल देख लिए हम लोग, अब देखेंगे हम लोग मौर्योत्तर काल। ठीक है, मौर्योत्तर काल में देखते हैं, तो इस काल में विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में अपने अपने राज्य स्थापित किए थे। जो भी विदेशी आक्रमणकारी था वो यहाँ पर भारत में जो है अपना अपना राज्य स्थापित किया था, तो वो मौर्योत्तर काल में। जिसमें देखते हैं सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के। अब यहाँ पर देखिए विदेशी आक्रमण, तो रोमन साम्राज्य आ गया, यानी कि रोमन लोग यहाँ पर आक्रमण किया होगा तभी ना सिक्का यहाँ पर प्राप्त हुआ। रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें झारखंड के विदेशी संबंधों की पुष्टि होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम चाईबासा से इंडो सीथियन, यहाँ पर इंडो सीथियन, सीथियन है ना, सीथियन कर दीजिएगा, इंडो सीथियन के सिक्के प्राप्त हुए हैं, है ना, के सिक्के प्राप्त हुए हैं, यहाँ पर ये कर दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। आगे हम देखते हैं रांची से कुषाण कालीन सिक्के। अब यहाँ पर हम लोग का रांची राजधानी जो है वहाँ से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें से पता चलता है कि यह क्षेत्र खनिज, यह क्षेत्र यहाँ पर खनिज नहीं होगा, यहाँ पर हो जाए कनिष्क, है ना, यह क्षेत्र कनिष्क, कनिष्क के प्रभाव में था, ये कर दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे हम देखें, अब चलिए हम जानते हैं गुप्त काल। ठीक है, मौर्य काल मौर्योत्तर काल तो देख लिए, अब देखते हैं गुप्त काल में। तो गुप्त काल में यहाँ पर देखते हैं, इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग बोला जाता है, क्योंकि सोना का गुप्त काल में बहुत ही प्रचलन था, जिसके चलते इस काल को स्वर्ण युग बोला जाता है। झारखंड में मुंडा पहान महतो तथा भंडारी प्रथा गुप्त काल की ही देन है। तो जितना भी हम लोग देखें, महतो हो गया, मुंडा हो गया, ये सब जो है गुप्त काल का ही देन है। ठीक है, अब गुप्त काल का एक शासक देखते हैं, समुद्रगुप्त। तो गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक समुद्रगुप्त थे, है ना, समुद्रगुप्त था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने जो था, इनका सोच जो था वो पूरा विश्व को जीतने का सोच था, जिसके चलते इन्हें भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम इसके विजय का वर्णन, यानी कि समुद्रगुप्त का विजय का वर्णन जो है प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसका लेखक हैं हरिसेन। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है, हरिसेन है। इस विजय को आठवीं विजय भी कहा जाता है, यानी कि इस क्षेत्र का जो था आठवीं आटो जो क्षेत्र था उसको समुद्रगुप्त ने जीता, तो उसको यहाँ पर आठवीं विजय में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखिए, समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड
को, यहाँ पर ये नहीं होगा, झारखंड को इनके शासनकाल में मुरुंड देश बोला जाता था। मुरुंड, है ना, मुरुंड देश कहा गया है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय इसने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिया था, क्योंकि यहाँ पर सबसे फर्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य काल में चंद्रगुप्त था। तो यहाँ पर देखें हम लोग गुप्त काल में तो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। तो इनके शासनकाल में इन्होंने अपना जो उपाधि है वो विक्रमादित्य धारण कर लिया है। नेक्स्ट देखें, इस काल के है ना, इसके शासनकाल में कौन थे? चीनी यात्री फाहियान जो है 405 ईस्वी में 405 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, चीनी यात्री फाहियान, जिसने झारखंड को कुक्कुट लाट बोला है। फाहियान झारखंड को क्या बोला है? कुक्कुट लाट बोला है। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर हो गया। आगे हम देखें, चलिए हम देख लेते हैं गुप्तोत्तर काल, है ना। तो गुप्तोत्तर काल में इसमें देखेंगे तो यहाँ पर इस काल का दो महत्वपूर्ण शासक रहेगा, एक शशांक तथा दूसरा क्या है? हर्षवर्धन। ठीक है, शशांक और हर्षवर्धन गुप्तोत्तर काल का दो प्रमुख शासक है। शशांक जो है ये प्रतापी शासक है, तो इनके बारे में चलिए देखते हैं। गौड़ शासक शशांक एक प्रतापी शासक था, फर्स्ट में ही दिया गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम देखते हैं, यह पहला शासक था जिन्होंने झारखंड पर अपना राजधानी स्थापित की। तो शशांक एक पहला शासक है जिन्होंने झारखंड पर अपना राजधानी बनाया था। तो देखते हैं इसका कौन कौन सा राजधानी था। पहला संथाल परगना का बड़ा बाजार था, और दूसरा राजधानी है दुलमी, दुलमी जो कि अभी रामगढ़ में है ना। चलिए देखते हैं आगे। शशांक जो है शिव धर्म का अनुयायी था, इसीलिए इन्होंने अनेक शिव मंदिरों का निर्माण कराया था। ठीक है ना, तो शशांक शिव धर्म का अनुयायी था, ये नहीं कि बौद्ध धर्म का मार दीजिएगा। तो अगर बोलेगा इनमें से कौन या फिर बोल सकता है शशांक कौन धर्म का अनुयायी था, अगर ऑप्शन में दे देगा शिव धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम, क्रिश्चियन, तो उसमें से क्या मार दीजिएगा? शिव धर्म। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे हम देखें, तो आगे देख लेते हैं शशांक के काल का प्रसिद्ध मंदिर वेणु सागर। ठीक है, प्रसिद्ध शिव मंदिर जो है वेणु सागर मंदिर है, जो एक शिव मंदिर है। ठीक, यह सिंहभूम के मयूरभंज की सीमा क्षेत्र पर अवस्थित कोचांग में है। सिंहभूम के मयूरभंज क्षेत्र कोचांग में है, ये याद रखना है। अगर बोला जाए कि वेणु सागर मंदिर जो है शिव मंदिर वो कहाँ है, तो सिंहभूम में अगर ऑप्शन रहेगा तो सिंहभूम मार दीजिएगा, मयूरभंज रहेगा तो मयूरभंज, सिंहभूम के मयूरभंज रहेगा तो वो भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आगे देख लेते हैं, शशांक ने झारखंड की सभी बौद्ध केंद्र को नष्ट कर दिया। देखिए ये चीज़ नहीं करना चाहिए था इनको, सभी बौद्ध केंद्र को नष्ट कर दिया था, ये चीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे धर्म को अवहेलना किया जा रहा है यहाँ पर। तो लेकिन इन्होंने क्या किया था कि शिव धर्म का अनुयायी था, इसीलिए बौद्ध केंद्र को नष्ट कर दिया था, ये उल्लेख है। देखते हैं, झारखंड में बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म की महत्ता स्थापित कर दिया था। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो महत्व था उसको हटाकर शशांक जो है हिंदू धर्म स्थापित कर दिया था। आगे देखें हम, हर्षवर्धन। ठीक है, दूसरा शासक क्या बोले थे? हर्षवर्धन। तो वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो था हर्षवर्धन ही था। हर्षवर्धन का साम्राज्य जो है कांकजोल राजमहल जो बोला जाता है अभी तक तक था, है ना, तक था, ये नहीं होगा, तक था। इन्होंने वेनसांग से कांकजोल में ही मिला था, यानी कि हर्षवर्धन जो है वेनसांग जो कि एक चीनी यात्री थे, उनसे कहाँ मिला है? तो कांकजोल में मिला है। क्लियर है? तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं, और प्राचीन काल में झारखंड का टॉपिक हम लोग पूरा अच्छे तरह से डील कर लिए।
इससे संबंधित आप लोग जितने भी प्रश्न मिलेगा आप लोग का एग्ज़ाम बेस्ड के लिए, तो वो सब आप लोग सभी अपना करेक्शन कर सकते हैं और आप लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर बनता है दोस्तों, और अपने दोस्त को भी शेयर करें। तो फिर से कहता हूँ, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और इसी तरह का वीडियो मिलता रहेगा आप लोगों को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।